हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉक्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। आज का ये जो अगला वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा टाइमलाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की। कौन कौन सी जांचें हमें करवानी चाहिए अगर हम कोविड को सस्पेक्ट कर रहे हैं या कोविड हमारे को है, कब कौन सी जांच करवानी है। जांचें कौन सी करवाने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है जानना कि कब कौन सी जांच करवानी है। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम सीआरपी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि डी डायमर क्या होता है, डी डायमर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और कैसे ये वेरी करता है कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसी के बाद जो अगली इन्वेस्टिगेशन है IL-6 के बारे में, उसके बारे में भी मैं ब्रीफली बताऊंगा कि नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, बहुत लोगों को बहुत डाउट है कि ये क्या चीज़ है, CRP क्या है, डी डाइमर क्या है, फेरेटिन क्या है। तो ये सारे जो होते हैं ये एक इन्फ्लामेटरी मार्कर होते हैं। ये मार्कर्स हमारी शरीर में प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। अगर हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो, कोई इन्फ्लामेशन हो, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोविड की वजह से हो। बहुत सारी तमाम बीमारियों में भी पहले हम इनको यूज़ करते थे, बट यहाँ पे कोविड में इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे डी डायमर के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमनली आजकल करवाया जा रहा है। पहले भी करवाते थे लेकिन आजकल सबको पता चल गया है कि डी डायमर करवाना होता है टेस्ट। इसको भी जो करवाने की टाइमिंग है, अगेन जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट हैं वो 5 दिन के बाद ही करवाने चाहिए, तभी सही से उनकी वैल्यू को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जो डी डायमर है, जैसे कि CRP है और जैसे कि IL-6, फेरेटिन, बाकी जो LDH वगैरह है, ये सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं। ये एक इनडायरेक्ट मार्कर हैं जो कि सिर्फ ये बताते हैं कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लामेशन है। ये बिल्कुल नहीं बताते कि डी डायमर बढ़ा हुआ है तो आपको कोविड है और डी डायमर कम है तो आपको कोविड नहीं है, या CRP बढ़ा हुआ है तो आपको कोविड है और CRP नहीं है तो कम है या नेगेटिव है तो आपको कोविड नहीं है। तो ये चीज़ प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। बहुत लोगों ने ये क्वेरी पूछी हुई है। तो इससे बिल्कुल नहीं पता चलता है कि अगर आपका CRP 50 है तो आपको कोविड है। CRP 50 किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है, कोविड की वजह से, नॉर्मल वायरल फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस, अलग अलग बीमारियों में। तो इस चीज़ को बिल्कुल इंटरप्रेट नहीं करना है। ये सिर्फ एक इनडायरेक्ट मार्कर्स होते हैं जो कि हमारे को बताते हैं कि शरीर में कितना इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है। तो चलिए चलते हैं वापस से डी डायमर के ऊपर। तो डी डायमर के अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा सा टॉपिक रहता है। इसको बस समझाने के लिए ये है कि ये भी एक प्रोटीन का टुकड़ा होता है। जब भी हमारे शरीर में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स जमते हैं, तो जब वो जम के गलना शुरू होते हैं, जब बॉडी उनको गलाना शुरू करती है, डिसॉल्व करना शुरू करती है, तो ये डी डायमर नाम का प्रोटीन रिलीज होता है और इसी को हम लोग नापते हैं। तो यानी ये कहीं भी अगर शरीर में क्लॉट्स बन रहे हों तो डी डायमर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है। डी डायमर टेस्ट ये बिल्कुल नहीं बताता है कि किस एरिया या किस पार्ट में वो क्लॉट बना है, बस वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं शरीर में क्लॉट बन रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि डी डायमर बहुत सारी नॉर्मल या दूसरी कंडीशंस में भी बढ़ सकता है, जैसे कि अगर कोई मेजर ट्रॉमा हुआ हो, रोड एक्सीडेंट हो या कोई भी इस तरीके का ट्रॉमा हो, उसमें बढ़ सकता है। सेकेंड चीज़ होती है कि प्रेगनेंसी में या चाइल्ड बर्थ के बाद भी जो डी डायमर होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा अगर किसी को कैंसर है या अलग अलग टाइप के कैंसर्स या DIC होता है, उसमें ये चीज़ बढ़ जाती है। ओबेसिटी में डी डायमर की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर आपको मोटापा है तो थोड़ा सा डी डायमर का जो रेंज रहेगा वो बढ़ के आएगा। इसके अलावा अगर आप इन्फ्लामेशन या किसी भी तरीके की और बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि इन्फ्लामेशन होता है या माइनर ट्रॉमा होता है, तो उसमें भी बढ़ जाता है। और अगर आपको क्रॉनिक स्मोकर हैं तो भी आप में डी डायमर बढ़ा हुआ आ सकता है। क्यों? तो ये जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी एक डॉक्टर या आप एक डॉक्टर से बताएंगे कि डी डायमर, तो ये इंटरप्रिटेशन डिपेंड करेगा कि आप किस कंडीशन में हैं। क्या आप इन सारी किसी कैटेगरीज में तो नहीं बिलोंग करते जिसमें कि आपका जो डी डायमर है वो नेचुरली भी बढ़ा हुआ आ सकता है। तो ये इंटरप्रिटेशन के लिए जानना जरूरी है कि किस और कंडीशन में भी डी डायमर बढ़ा हुआ मिल सकता है। डी डायमर का रोल कोविड में क्या होता है? तो कोविड में क्या होता है कि जब भी वायरस अटैक करता है तो हमारे लंग्स के अंदर जो खून की नलियाँ हैं उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको वो डैमेज कर देता है, और जैसे वो डैमेज करता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। हमारी बॉडी उसको ब्लीडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे क्लॉट्स जमा देती है। जैसे कभी भी हमें चोट लगता है तो क्लॉट्स जम जाता है, वैसे छोटे छोटे क्लॉट्स जम जाते हैं, और जैसे ही क्लॉट्स जम जाते हैं तो ये डी डायमर रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो कोविड वायरस एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, हमारी खून की जो नलियाँ होती हैं, उसको डैमेज करता है और उसमें क्लॉट्स बनाता है। इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बनने लग गए, वो डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो खून की नलियाँ ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्ट्रोक होना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक आना और तमाम तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कि कोविड में भी देखी जा रही हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू कोविड में इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये बताता है कि कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है।
अब आते हैं नॉर्मल रेंज कितनी होती है डी डाइमर की। तो जो रेंज है ये डिपेंड करता है, पहली बात तो आपको समझना होगा कि जो लैब्स देती हैं वो 2 यूनिट्स में रेंज देती हैं इसकी। एक होता है नैनोग्राम पर डीएल में और एक होता है माइक्रोग्राम पर डीएल में। और हम जानते हैं कि 1 माइक्रोग्राम में 1000 नैनोग्राम होते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम नैनोग्राम की बात करें तो जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 500 से कम। 500 से 1000 में हम लोग मॉडरेटली हाई बोलते हैं और 1000 से ऊपर में हम लोग डेफिनेटली हाई बोलते हैं जब हमें ट्रीटमेंट की या ब्लड थिनर्स की ज़रूरत पड़ती है। 0.5 से कम है तो नॉर्मल है, 0.5 से 1 के बीच में है तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ या मॉडरेट है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली हाई है, जिसके लिए हमें ब्लड थिनर्स की ज़रूरत पड़ती है या आगे लो मॉलिकुलर वेट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो एक नॉर्मल इंसान के लिए होगा कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। ये चीज़ कुछ कुछ चीज़ों पे वेरी करती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज। तो एज के साथ स्पेशली 50 ईयर्स तक तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन 50 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है डी डाइमर की नॉर्मल वैल्यू बढ़ जाती है। तो सबसे ईजी तरीका जो याद करने का होता है, जितनी आपकी एज है उससे आप 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना वैल्यू आ जाएगा। जैसे आपकी एज 60 है तो आपका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो अराउंड 600 होना चाहिए। अगर आपकी एज 70 है तो 700, 80 है तो 800, तो इस तरीके से। अब नॉर्मल कब मानेंगे? तो जब भी ये वैल्यू डबल हो जाएगी। तो जैसे अगर आपकी 60 है तो 600 होना चाहिए नॉर्मल, और अब नॉर्मल कब मानेंगे? जब ये 1200 हो जाएगा। अगर आपकी 70 ईयर्स है तो नॉर्मल रेंज हम लोग 700 मानेंगे। अब नॉर्मल मानेंगे जब ये 1400 हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से, जैसे हम लोग नॉर्मल मानते हैं लेस देन 50 में हम लोग मानते हैं 500, अब नॉर्मल मानते हैं जब उसका डबल हो जाता है यानी 1000 हो जाता है तब। तो बस एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट होगी कि एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसमें ये अब नॉर्मल वैल्यूज़ मिल सकती हैं नॉर्मली भी। सेकेंड जो चीज़ होती है वो होती है प्रेगनेंसी, जिसमें प्रेगनेंसी जो होता है इट इज़ अ हाइपर कोआगुलेबल स्टेट, यानी प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी जो हमारा खून होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो नेचुरल सी बात है, थिक है तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, प्लस प्लाजेंटा में भी कुछ क्लॉट्स डेवलप होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में भी इसकी वैल्यू थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा आती है और वो डिपेंड करती है किस ट्राइमेस्टर में आप हैं। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम बात करें तो इसकी वैल्यू 50 से 950 तक रेंज कर सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये अप एज हाई एज 12 to 1300 जा सकता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में अप टू 1700, कुछ केसेस में 2000 तक भी नॉर्मल होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अनफॉर्चुनेटली आपको कोविड हो गया है तो परेशान नहीं होना है। अगर डी डाइमर वैल्यू किसी भी वजह से करवाई जाती है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि कई बार ये चीज़ होती है कि हम उसको मिसरीड कर सकते हैं। अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं और आपका 1500 आ जाता है तो वो नॉर्मल है थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए, उसको अब नॉर्मल नहीं मानेंगे कि वो कोविड की वजह से बढ़ा हुआ है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। तो इस सेक्शन में हम लोग ब्रीफली टच करेंगे कि IL-6 क्या चीज़ है और क्या केमिकल है और क्यों ये चीज़ करवाई जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि हम लोग बात करते हैं, हमने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बात कर रखा है डिफरेंट स्टेजेस जो कोरोना वायरस के होते हैं हमारी बॉडी में। तो उसी में से जब थर्ड स्टेज में जाते हैं, सेकेंड से थर्ड स्टेज, तो वहाँ पर एक नाम हमने कहा है साइटोकाइन स्टॉर्म की तरीके से। इसका मतलब ये साइटोकाइंस कुछ नहीं है, हमारे शरीर से रिलीज़ किए हुए कुछ केमिकल्स हैं जो कि हमें बीमारी से बचाते हैं। तो क्योंकि IL-6 भी एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है तो ये भी बहुत नॉन स्पेसिफिक होता है। कोविड में क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत ज़्यादा है, तो जब भी कोविड वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमारे जो शरीर के जो प्रोटेक्टिव या इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वो ये साइटोकाइंस बनाते हैं, और वो साइटोकाइंस धीरे धीरे करके वायरस को पहले तो मारता है, लेकिन वायरस को मारते मारते वो भूल जाता है कि वायरस के अलावा उसको और किसी चीज़ को डैमेज नहीं करना है। और ये जो IL-6 है ये बहुत शैतान किस्म का साइटोकाइन है और वो धीरे धीरे करके हमारे सेल्स को, हमारे लंग्स को डैमेज करना शुरू कर जाता है। तो इसी IL-6 के साथ साथ दूसरे जो होते हैं IL-1 या TNF अल्फ़ा यानी इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, ये इनके नाम होते हैं। ये जो 3 टाइप के साइटोकाइंस होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़राब होते हैं या नुकसानदायक होते हैं, तो इसलिए भी इनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो कोविड में क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और बहुत डेडली हो सकता है, इसलिए हम लोग इसका लेवल मेजर करते हैं, और इसका लेवल मेजर करने से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कितना डैमेज हो रहा है लंग्स के अंदर और क्या पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट या आगे चल के वेंटिलेटरी सपोर्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो ये एक अच्छा प्रिडिक्टर होता है इस मामले में। इसके साथ भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है सबके बीच में कि इसकी नॉर्मल वैल्यू को लेके, नॉर्मल वैल्यू एक अलग होती है, ट्रीटमेंट वैल्यू एक अलग होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल से ज़रा सा भी बढ़ के आ गया तो हमें पैनिक होने की या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है।
IL-6 की नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं डिफरेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अराउंड 7 to 8 होती है। तो अगर 7 और 8 से कम है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे बढ़ा है तो आप परेशान मत हो। अप टू 50 to 80 नॉर्मल माना जाता है। जो स्टडीज़ हुई हैं कोविड के पेशेंट्स में, उसमें ऐसा देखा गया है कि अगर 50-55 से ऊपर होता है तभी चांसेस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर ज़्यादा होते हैं या रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर उससे कम है तो जनरली पेशेंट को कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एक स्टडी ने इसी तरीके से जो रेंज बताई थी वो 80 बताई है। तो जनरली एज क्लिनिशियंस, एज इंटेंसिविस्ट हम लोग भी ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर 20-22 है तो हमें परेशान, पैनिक नहीं होना है। हम लोग उसको रिपीट करवा के देखते हैं। अगर वो 50-80 के ऊपर जाता है तब हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है इंटेंसिवली उस चीज़ को मॉनिटर करने की। तो ये समझना ज़रूरी है कि IL-6 की नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर आता है तो पैनिक ना हो, अपने डॉक्टर से बात करें और वो आपको सही सलाह देंगे। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर है तभी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और वो ये चीज़ बताता है कि आपके लंग्स में, आपकी टिश्यूज़ में अच्छा खासा डैमेज होना शुरू हो गया है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है और भी किसी ट्रीटमेंट की। CRP होता क्या है? तो ये एक सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर में किसी भी इन्फेक्शन के लिए होता है, के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है। ये जनरली इन्फेक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है। तो पहली बात तो है कि CRP कम करने की कोई दवा नहीं है। जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होगा वैसे वैसे CRP कम होगा। CRP एक इंडिकेटर है, CRP कोई बीमारी नहीं है कि हमें उसे कम करना है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है कि अगर नॉर्मल पर्सन में, अगर हम आप नॉर्मल हैं जो उनको करवाते हैं, तो CRP 10 से कम रहना चाहिए। 10 से 20 के बीच में नॉर्मली जो होता है उसको हम लोग माइल्ड केस कहते हैं। कोविड में ऐसा देखा गया है। 20 से 40 या 50 के बीच में जो होते हैं वो मॉडरेटली एक इंडिकेटर होता है कि मॉडरेट आपको कोविड का इन्फेक्शन है और मॉडरेट सिवियरिटी है। अगर 20 से 50 के बीच में होता है, 50 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको सिवियर इन्फेक्शन या सिवियर कोविड है। स्पेशली अगर 70% से ज़्यादा है तो ऐसे में देखा गया है कि आपको डेफिनेटली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो CRP की इसलिए इम्पॉर्टेंस होती है। बाकी जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे कि फेरेटिन होता है, डी डाइमर होता है, IL-6 एक आजकल इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है, ये सारे एक सरोगेट मार्कर हैं किसी इन्फेक्शन के। ये कोई अलग से बीमारी नहीं है कि इनको बढ़ाने या घटाने के लिए हमें कुछ करना है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी ये सारे मार्कर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे बीमारी ठीक होगी ये मार्कर्स धीरे धीरे करके कम होंगे। तो ये सारे मार्कर्स एज अ डॉक्टर हमें हेल्प करते हैं पहचानने के लिए कि कितनी सिवियरिटी है। तो अब आते हैं CRP कब करवाना चाहिए। तो वंस अगेन अगर हम पहले दिन CRP करवा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप कोविड डायग्नोस होते हैं तो तुरंत जाके लैब में CRP मत करवाइए। अगेन हमें 5th डे के बाद ही जो CRP का रिस्पांस प्रॉपर तरीके से आता है। तो जो आपको CRP करवानी है वो 5वें दिन करवाइए जिस दिन से सिम्टम शुरू हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर हमारी कंटेंट को अच्छा लग रहा है, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है और हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले टाइम में हमारे जितने भी अच्छे कंटेंट रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते।